नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपके मन के अंदर के डर को जगाएं और आपको वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें कि आप थोड़े समय के लिए अपनी रोजमर्रा की स्ट्रगल, परेशानियां, थकान को भूलकर एक पारलौकिक दुनिया के रहस्यों का अनुभव करें। दोस्तों, आज की इस कहानी में कुछ नया करने जा रहे हैं। कहानी को और रोचक बनाने के लिए कहानी भूतकाल, वर्तमान और फ्लैशबैक में चलती है और आशा करते हैं कि आपको कहानी का ये फॉर्मेट पसंद आएगा। और मेरी गुजारिश है, आप कहानी को पूरा सुनें और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक काली एसयूवी महाराष्ट्र का बॉर्डर पार करती हुई मध्य प्रदेश के दाखिल हुई। रात के लगभग 7:30 बज रहे थे। अज्जू, कोई पेट्रोल पंप या रेस्तरां हो तो गाड़ी रोकना। बैठे बैठे टांगें दर्द करने लगी हैं, वरुण ने कहा। अजय ने कहा, जीपीएस 2 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है। वहीं पर कुछ खाने पीने की स्पॉट्स भी हैं। वहीं गाड़ी रोकता हूं। पेट्रोल पंप आते ही अजय ने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और गाड़ी से बाहर आ गया। वरुण ने गाड़ी का म्यूजिक ऊंचा कर दिया। रोहित, जो कि सो रहा था, चौंक कर उठ गया और वरुण जोर जोर से हंसने लगा। तू फट्टू का फट्टू ही रहेगा, वरुण ने रोहित की ओर देखते हुए कहा। गाड़ी की पिछली सीट पर निशा, रोहित और सोनल बैठे थे। सोनल ने डांटते हुए कहा, मजाक का भी कोई टाइम होता है वरुण? हम सो रहे थे, यह भी कोई तरीका है उठाने का? पांचों दोस्त गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए। जनवरी की रात काफी ठंडी थी। निशा ने हैरान होते हुए कहा, यार, एमपी में इतनी ठंड होगी, मैंने तो सोचा नहीं था। अच्छा हुआ जो कुछ जैकेट्स ले आए, वरुण ने कहा। तूने क्या सोचा था, मुंबई की तरह सारा साल सेम वेदर होगा? अजय ने कहा। पहले कुछ खा लें, जोरों की भूख लगी है। तुम सब तो सो रहे थे, मैं 6 घंटे से गाड़ी चला रहा हूं। पांचों दोस्तों ने एक रेस्तरां में जाकर खाने का ऑर्डर दिया और बातें करने लगे। निशा ने पूछा, और कितनी दूर है अनूपगढ़? अजय ने कहा, अभी 8 बजने वाले हैं। खाना खाकर कुछ देर आराम करके 10 बजे भी निकलें तो सुबह के 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे। सोनल ने शिकायत भरे लहजे में कहा, क्या यार, मुझे तो अभी तक यह समझ नहीं आ रहा हम वहां करने क्या जा रहे हैं। कितनी मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी अप्रूव हुई थी। गोवा या किसी हिल स्टेशन जाने की जगह जंगलों में किसी खंडहर को देखने जा रहे हैं। व्हाट अ वेस्ट। ओ कॉमन सोनल, तू कितनी बार गोवा गई है, ये तुझे खुद को भी याद नहीं होगा? देखने के लिए कुछ और भी है। से सोच, एक भूतिया जगह पर जाना अपने आप में ही एक एडवेंचर है, वरुण ने कहा। सोनल चुप हो गई क्योंकि सभी यहां आना चाहते थे रोहित को छोड़कर। इतने में खाना भी आ गया और सभी दोस्तों ने खाना खाया और बातों के मशगूल हो गए। खाने के बाद अजय और वरुण सिगरेट पीने के लिए बाहर चले गए और रोहित, सोनल और निशा बातें करने लगे। चलिए, अब आपको इन दोस्तों के बारे में बताते हैं। पांचों मुंबई के रहने वाले हैं, स्कूल टाइम से पक्के दोस्त। सभी की उम्र यही कोई 25-26 साल। अजय, वरुण, रोहित, सोनल और निशा पहले स्कूल फिर कॉलेज, हर जगह साथ साथ। कॉलेज खत्म होने के बाद अजय अपने डैड के बिजनेस में लग गया। वरुण सबसे ज्यादा मजाकिया होने के साथ साथ सबसे इररिस्पॉन्सिबल भी था। उसके पिता एक सरकारी कंपनी में बड़ी पोजीशन पर थे, तो अभी तक वो उनके दम पर ही ऐश कर रहा था। रोहित ज्यादातर चुप ही रहता था और वरुण के साथ हमेशा उसकी खटपट चलती ही रहती थी। अभी वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। निशा का अपना एक बुटीक है जो अच्छा चल रहा था। सोनल एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रही है। किसी समय सभी हमेशा साथ साथ में रहते थे, लेकिन अब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, फिर भी हफ्ते में एक बार जरूर मिलते थे। सोनल की जल्दी ही शादी होने वाली थी, तो ये शायद उनकी इकट्ठे आखिरी ट्रिप होने वाली थी। इसीलिए वो इस ट्रिप पर आने को हां बोल देती है। वैसे सारा आइडिया तो वरुण का था, लेकिन अजय और निशा यहां आकर देखना चाहते थे। 2 साल पहले सभी भानगढ़ भी गए थे, लेकिन सच में वहां भूत है या नहीं, ये तो पता नहीं। पर अब वो जगह एक टूरिस्ट हब जरूर बन गई है। जब अजय को इस जगह के बारे में और इसके इतिहास के बारे में पता चला, तो वो झट से मान गया। ये जानते हुए भी कि असल में कोई भूत प्रेत नहीं होते,
फिर भी वो लाइफ में एक बार इन्हें देखना चाहता था। किसे पता था कि इस बार उसकी ये विश पूरी हो जाएगी। निशा हमेशा की तरह अजय की हां में हां मिलाती है और यहां आने के लिए एक और वोट। वापस पेट्रोल पंप पर अजय और वरुण टहलते हुए वापस रेस्तरां के अंदर आ गए। आसपास के लोगों ने बताया कि आधी रात के बाद धुंध काफी बढ़ जाती है, तो अच्छा होगा कि हम अभी थोड़ी देर में निकल जाएं। तुम लोगों को कोई चाय काफी पानी हो तो पीकर निकलते हैं। वरुण 2-3 घंटे गाड़ी चला लेगा और मैं कुछ देर आंखें बंद कर लूंगा। उसके बाद अनूपगढ़ तक मैं ही ड्राइव करूंगा, अजय ने बताया। सभी दोस्तों ने अपने अपने लिए चाय काफी ऑर्डर की और पीने के बाद फिर से गाड़ी में बैठ गए। पीछे की सीट पर पहले की तरह रोहित, सोनल और निशा बैठ गए। वरुण ड्राइविंग सीट में और अजय साथ वाली सीट में बैठ गया। वरुण गाड़ी चलाने लगा और बाकी सभी दोस्त सोने की कोशिश कर रहे थे रोहित को छोड़कर। वो आंखें बंद करके मन ही मन के अपने प्लान की सक्सेस पर मुस्कुरा रहा था। वो कुछ साल पहले हुई घटनाओं के बारे में सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ एक फिल्म की तरह चलने लगा। कई साल पहले, तब वो सभी 12-13 साल के थे। उनके स्कूल से पीछे एक पुराना मकान था और उस मकान के बारे में यह मशहूर था कि वो एक भूतिया घर है और हर कोई उस ओर जाने से डरता था। अजय शुरू से ही बहुत बहादुर था और वो हमेशा से ही उस भूतिया घर में जाना चाहता था, लेकिन बाकी दोस्तों के दबाव में अब तक नहीं गया। लेकिन एक दिन अकेला बिना बताए वो उस घर में चला गया। घर बहुत ही पुराना और जर्जर हालत में था, लेकिन किसी भूत का कोई नामो निशान नहीं था। उसने निशा और वरुण को भी इसके बारे में बताया और तीनों फिर से उस भूतिया घर में चले गए। अचानक वरुण कहता है, सोनल और रोहित को डराते हैं। निशा ने कहा, सोनल पक्का गुस्सा करेगी, मैं नहीं ये करने वाली। इस पर वरुण कहता है, अच्छा ठीक है, सोनल को रहने दो, लेकिन रोहित को तो डरा ही सकते हैं। निशा इस पर मान गई। अगले दिन तीनों इस तरह दिखाते हैं कि वो कभी भी उस भूतिया घर में नहीं गए और आकर बोलते हैं, चलो पीछे वाले घर में चलते हैं। रोहित ने साफ मना कर दिया, लेकिन सभी के जोर देने पर वो भी जाने को मान गया। उस घर के अंदर जाने के बाद तीनों ने रोहित को एक अंधेरे कमरे में धक्का देकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले सोनल कुछ बोलती निशा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वहीं कमरे के अंदर रोहित का डर के मारे बुरा हाल था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा, बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। चारों तरफ अंधेरा और भूत होने का डर रोहित ने पता नहीं कब अपनी पैंट गीली कर दी। वो बस रो रो कर चीखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद सोनल और अजय के जोर देने पर वरुण ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही रोहित कमरे से बाहर आया, सभी ने उसकी गीली पैंट देखी और जोर जोर से हंसने लगे। तभी हंसते हुए वरुण बोला, साला फट्टू। वो दिन था और आज का दिन सभी दोस्त उसे मजाक में फट्टू ही बुलाते थे। हर बार जब भी कोई उसे फट्टू बोलता तो उसे अपने अपमान का वो दृश्य याद आ जाता जब उसने अपनी पैंट में ही सुसु कर दिया था। वो कर भी क्या सकता था, बस अपमान का घूंट भर के रह जाता, पर किसी से कुछ नहीं कहता। रोहित, अजय और वरुण की आवाज सुनकर अपने अतीत के ख्यालों से निकलकर वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। अजय थोड़ी नींद लेने के बाद जग चुका था। रात के करीब 12:30 बज गए थे। अजय ने वरुण के साथ सीट बदल ली और खुद ड्राइव करने लगा। रोहित वापस अपने ख्यालों में वापस चला गया। स्कूल, कॉलेज खत्म हुए। सभी लोग अपने अपने करियर में बिजी हो गए, लेकिन अभी भी सब उसे फट्टू ही बोलते थे। ये बात रोहित को बहुत चुभती थी और वो बस एक ऐसे मौके की तलाश में था कि वो अपने दोस्तों को भी डरा सके और उन्हें यह प्रूव कर सके कि कोई भी डर सकता है, और जल्द ही उसे यह मौका मिल गया। रोहित इंटरनेट पर कुछ पढ़ रहा था कि अचानक उसे अनूपगढ़ के किले के बारे में पता चला। किसी ब्लॉगर ने अनूपगढ़ किले की यह कहानी अपने ब्लॉग में लिखी थी और उसका दावा था कि यह भारत का सबसे हॉन्टेड किला है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं। उस किले की कहानी पढ़कर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा यह सही जगह है अपने दोस्तों को डराने की। बस उसे यह बात अजय तक पहुंचनी थी, पर कैसे? उसने पूरे ब्लॉग को डाउनलोड करके किसी फेक ईमेल से वरुण को भेज दिया। वरुण ने भी जिज्ञासावश उस ब्लॉग को पढ़ा और अपने फोन पर डाउनलोड कर लिया। वीकेंड पर जब सभी दोस्त मिले, तो अपने आदत के अनुसार उसने सभी दोस्तों को अनूपगढ़ के किले के बारे में बताया।
उसे पता था कि अगले महीने सभी दोस्त सोनल की शादी से पहले एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और सभी वहां जाने के लिए मान जाएंगे। फिर से किसी हॉन्टेड प्लेस पर नहीं। याद है ना, जब पिछले साल हम भानगढ़ के किले पर गए थे? भूत तो एक भी नहीं दिखा, बस हर जगह पागल लोग ही दिख रहे थे जो भूतों को ढूंढ रहे थे। पता नहीं जनता को क्या ऑब्सेशन है भूतिया जगहों से, सोनल ने खींचते हुए कहा। वरुण कहता है, यार अगर तुम्हें इस जगह की हिस्ट्री का पता होता तो तुम ये बात कभी नहीं कहती। ब्लॉगर के अनुसार उसने कभी भी वहां भूत नहीं देखा, लेकिन उसने एक नकारात्मक शक्ति का अनुभव जरूर किया जिसे वो वापस आने के कितने दोनों तक महसूस करता रहा। आई थिंक दिस प्लेस वर्थ ट्राइंग, इस पर निशा ने कहा। जरा दिखा तो वो ब्लॉग मैं भी देखूं। वरुण ने वो डाउनलोड किया हुआ ब्लॉग निशा के मोबाइल पर भेज दिया। निशा कहानी पढ़ने लगी और सब दोस्त ध्यान से वो कहानी सुन रहे थे। आप में से सबने भानगढ़ के किले के बारे में जरूर सुना होगा। इस किले के ऊपर कई कहानियां और फिल्में बन चुकी है। हर किसी ने इस कहानी को अपने शब्दों और अपने अनुभव के अनुसार सुनाया। लेकिन भारत में ऐसे असंख्य किले और महल हैं जो अपने साथ कई डरावनी कहानियां या लोक कथाएं संजोए हुए हैं, लेकिन वो इतनी प्रसिद्ध नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे ही किले की कहानी बताऊंगा जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है और इसका इतिहास शायद कई मायनों में भानगढ़ से भी काला और भयानक है। यह कहानी कई सौ वर्ष पहले की है। उस समय मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। भारत की ज्यादातर रियासतें एक दूसरे के साथ युद्धों में उलझी हुई थीं। लेकिन उसी समय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक छोटी सी रियासत थी, अनूपगढ़। अनूपगढ़ के महाराज विजयराज सिंह दूर दूर तक अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और रणकौशल के लिए प्रख्यात थे। वहीं प्रजा में उनकी छवि एक न्यायप्रिय, प्रजापालक और धर्मात्मा राजा की थी। ये उनकी कूटनीति और शौर्य ही था कि जिस समय सभी राजा रजवाड़े एक दूसरे से लड़ रहे थे, अनूपगढ़ में शांति और अमन था। राजा विजय किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करते थे और अगर कोई अनूपगढ़ पर आक्रमण करे तो उसे हार का ही मुंह देखना पड़ता। राजा विजयराज की सिर्फ एक ही संतान थी और वो थी राजकुमारी उर्वशी। अपने नाम के अनुरूप राजकुमारी उर्वशी अप्सराओं सी सुंदर और आकर्षक थी। प्रजा के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अपनत्व और गर्मजोशी का रहता था और प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी और उसके लिए जान भी दे सकती थी। लेकिन कौन जानता था कि राजकुमारी सचमुच में ही प्रजा की जान ले रही है। एक तरफ जहां राजकुमारी प्रजा के सामने दयालु और नम्र स्वभाव की थी, वहीं उसका असली चेहरा कुछ और ही था। राजकुमारी बचपन से ही बहुत सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार भी था और वो चाहती थी कि वो हमेशा के लिए ही सुंदर और युवा रहे, तो उसने किशोरावस्था से ही काली शक्तियों की पूजा करनी शुरू कर दी थी। पिछले कई वर्षों से वो हर अमावस्या की रात को एक कुंवारी लड़की की बलि दे रही थी और इसके लिए उसने अपने कुछ अत्यंत विश्वास पात्र अंगरक्षकों का समूह बना रखा था, जो राज्य की सीमा के पास या राज्य की सीमा से बाहर आसपास के छोटे छोटे गांवों या कबीलों से लड़कियों का अपहरण करके उन्हें किले में ले आते थे। राजकुमारी अपने कमरे के पीछे एक गुप्त कक्ष में उनकी बलि देती थी। उसे कुल 101 कुंवारी कन्याओं बलि देनी थी। राजा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो तो ऐसी बेटी पाकर अपने आप को धन्य समझ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि राजकुमारी उनकी पीठ के पीछे किन काले कारनामों को अंजाम दे रही है। वर्षों से राजकुमारी उर्वशी का ये खेल चल रहा था। अब बस 3 बलि और फिर राजकुमारी का चिर यौवन और सुंदरता का यह सपना पूरा हो जाता, अगर राजकुमारी के अंगरक्षकों से यह भरी भूल न हो जाती। अंगरक्षक किसी कुंवारी लड़की की तलाश राज्य की सीमा के आसपास कर रहे थे। उन्हें एक लड़की नदी से पानी भरती हुई दिखाई दी। वो उसका अपहरण करके राजकुमारी के पास ले आए। लड़की के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। जब रात को बलि का समय आया तो अंगरक्षकों ने उस लड़की के हाथ पैर खोले। राजकुमारी के दुर्भाग्य से वो लड़की किसी साधु की बेटी थी और बचपन से ही तपस्या करके उसने काफी शक्तियां अर्जित की हुई थीं। उसने राजकुमारी को उसके इस घिनौने काम के लिए बहुत धिक्कारा और राजकुमारी को श्राप दिया, जिस सुंदरता और यौवन के लिए तुमने कितनी ही मासूम निर्दोष लड़कियों की बलि दी है, तुम अगली अमावस तक बूढ़ी और करूप होकर मर जाओगी और तुम्हारा ये 101 बलि का संकल्प
कभी भी पूरा नहीं होगा। मौत के बाद भी तुम चुड़ैल बनकर भटकती रहोगी। राजकुमारी ने गुस्से में आकर उस लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी आकाश में घने बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और राजकुमारी के कमरे में सारे दर्पण धमाके से टूट गए। राजकुमारी ये देखकर डर गई और उसने काली शक्तियों को जागृत किया, लेकिन उसे इस श्राप की कोई काट न मिली। उसने अपने विश्वास पात्र अंगरक्षकों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसकी चिता की राख इसी गुप्त कक्ष में रख दें, ताकि भविष्य में वो फिर से जिंदा होकर 101 बलि का संकल्प पूरा कर सके। अगले दिन जब राजकुमारी सोकर उठी, उसके दाएं हाथ पर छोटा सा जलने का निशान उभर आया था। वो निशान दिन बीतने के साथ बड़ा होता गया और राजकुमारी के चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। एक हफ्ते में वो जाली हुई त्वचा पूरे हाथ में फैल गई और उसमें से दुर्गंध आने लगी। राजा ने जब ये देखा तो अपने राज्य के सभी वैद्यों को बुलाया, लेकिन कुछ ही दिनों के वो सड़न पूरी बाजू में फैल गई। धीरे धीरे राजकुमारी का पूरा शरीर सड़ने लगा और वो झुर्रियों से भरी हुई एक करूप बदबूदार औरत में बदल गई, जिसको देखकर ही घिन आती थी। राजा विजयराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। राजगुरु जी 4 धाम यात्रा पर गए हुए हैं, नहीं तो वो ही कोई उपचार करते, राजा ने मन में सोचा। आखिरकार अगली अमावस्या की रात राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। अगले दिन विधि विधान से राजकुमारी उर्वशी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी रात को राजकुमारी के अंगरक्षक राजकुमारी की राख को शमशान से उठाकर एक कलश के भरकर राजकुमारी के गुप्त कक्ष में रख देते हैं। अगले दिन राजकुमारी की अस्थियों और राख के चोरी होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोग किसी अनहोनी के होने की आशंका जता रहे थे। श्राप के असर से राजकुमारी एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। अब वो बिना किसी डर से राज्य के नागरिकों को अपना शिकार बनाने लगी। ये बात राजा के कानों तक भी पहुंची और उन्होंने राज्य के सिद्ध पुरुषों और तांत्रिकों को उस चुड़ैल का कोई समाधान करने को कहा। उस समय तक राजा को यह पता नहीं था कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी उर्वशी है। सभी तांत्रिक उस चुड़ैल को काबू करने में नाकाम रहे और राज्य में चुड़ैल का आतंक बढ़ने लगा। इसी बीच राजगुरु वापस आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से पता कर लिया कि उनकी अनुपस्थिति में क्या हुआ। उन्होंने राजा को राजकुमारी के सच्चे रूप से अवगत कराया कि किस तरह राजकुमारी ने सालों तक लड़कियों की बलि दी और कैसे उसे साधु की बेटी ने श्राप दिया और किस तरह अब राजकुमारी चुड़ैल में बदल गई है। राजा विजयराज को यह सब जानकर सदमा लगता है और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। राजा विजयराज राजगुरु से इसका समाधान करने की प्रार्थना करते हैं और राजकुमारी के इस राज्य को राज रखने को कहते हैं, ताकि प्रजा को इसने बारे में पता ना चले और राजकुमारी की छवि एक नेक और दयालु राजकुमारी के रूप में ही बनी रहे। राजा ने आदेश देकर सबसे पहले राजकुमारी के विश्वास पात्र अंगरक्षकों को मौत के घाट उतार दिया। फिर राजगुरु ने एक अनुष्ठान करके चुड़ैल बनी राजकुमारी को मंत्रों में बांधकर वहीं किले में कैद कर दिया। राजा विजयराज की मृत्यु के बाद अनूपगढ़ इतिहास के पन्नों में खो गया और आज बचा है तो बस अनूपगढ़ का किला, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। आज भी अनूपगढ़ में कैद राजकुमारी उर्वशी की वो आत्मा कैद से मुक्त होने का इंतजार कर रही है। मैं ये दावा तो नहीं करता मैंने वहां सचमुच में राजकुमारी का या कोई और भूत देखा है, लेकिन ये जरूर पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक मैं जितनी भी हॉन्टेड जगहों पर गया हूं, ये जगह सबसे जेन्युइन है। मुझे वहां पर पायल की आवाज साफ साफ सुनाई दी और कई बार ये फीलिंग आई कि मैं यहां अकेला नहीं हूं। अगर आप हॉन्टेड प्लेसेस के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए है। निशा ने ब्लॉग पढ़ना खत्म किया। अजय, जो कि अब तक खामोश था, अचानक बोला, मुझे लगता है कि हम सबको वहीं जाना चाहिए। कौन कौन मुझसे अग्री है? निशा ने हमेशा की तरह अजय की हाँ में हाँ मिलाया। वरुण तो पहले से ही तैयार था। रोहित ने नाटक करते हुए कहा, यार मेरे ख्याल से यह जगह ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं ना। पट्टू, कभी तो हिम्मत दिखा, वरुण ने रोहित को छेड़ते हुए कहा। सोनल ने भी फाइनली हां बोल दिया। तो ये डिसाइड होता है वो 3 हफ्ते बाद अनूपगढ़ जाएंगे। रोहित मन ही मन में अपने इस सफल प्लान पर बहुत खुश हुआ। रोहित अब दिन रात दोस्तों को कैसे किले में डराया जाए, बस यही सोच रहा था।
उसने किसी डरावने म्यूजिक को किले में बजाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया, अजय इस सब से नहीं डरेगा, बल्कि वो तो उस दिशा की ओर चला जाएगा जिस तरफ से आवाज आ रही होगी, और उसका भांडा फूट जाएगा। बहुत सोचने के बाद उसने ये फैसला किया कि वो किसी तरह से उस किले में मौजूद अगर कोई आत्मा होगी तो वो उसे जगाएगा। अब सवाल था, पर कैसे? उसने इंटरनेट पर हर जगह ढूंढा कि कैसे आत्माओं को जगाया जाए और उन्हें कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। ज्यादातर लोग और वेबसाइट्स फ्रॉड थीं और बस पैसा निकलवाना चाहती थीं। फिर उसने डार्क वेब पर ढूंढना शुरू किया तो उसे कई वेबसाइट्स मिली जो आत्माओं को जगाने और वश में करने का तरीका बता रही थीं। उसने एक वेबसाइट से कुछ पैसे देकर पूरी जानकारी हासिल की और आत्माओं को जगाने और काबू करने की प्रक्रिया और मंत्रों को हासिल किया। ट्रिप से एक हफ्ता पहले वो बिना किसी को बताए अनूपगढ़ गया और अनुष्ठान में प्रयोग होने वाली सामग्री वहीं किले में छुपाकर वापस मुंबई आ गया। अब सब कुछ तैयार था, बस दोस्तों के वहां पहुंचने का इंतजार था ताकि वो उन्हें डरा सके। वापस वर्तमान में सुबह की पहली लालिमा दस्तक दे रही थी। अजय अभी भी गाड़ी चला रहा था और अचानक उसने वरुण को हाथ से उठाया और उसे किसी तरफ देखने का इशारा किया। वहीं दूर जंगलों में एक पहाड़ी पर अनूपगढ़ का किला दिख रहा था। क्या पहुंच गए? वरुण ने उत्तेजित होते हुए पूछा। अजय ने जवाब दिया, अभी अनूपगढ़ शहर 15-20 किलोमीटर दूर है, पर पहाड़ी के ऊपर बना यह किला दिखने लगा है। कहां? कहां है? निशा ने आंखें खोलते हुए पूछा। वरुण ने बस हाथ से इशारा कर दिया। निशा ने फिर हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, ये तो दिन में ही इतना डरावना लग रहा है। हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे? यह किला तो जंगलों के बीचों बीच है। और उसने सोनल और सोने की एक्टिंग कर रहे रोहित को उठाया। सोनल ने आंखें मलते हुए टाइम पूछा। 6 बजने वाले हैं, वरुण ने जवाब दिया। सोनल ने भी किले की ओर देखा और बोली, क्या यार, हम इस खंडहर को देखने आए हैं। रोहित बस चुपचाप बैठा रहा। अजय बोला, अभी के लिए शहर में कोई अच्छा सा होटल देखकर वहां आराम करते हैं। आराम करने के बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। कूल, वरुण ने कहा। यह नया अनूपगढ़ शहर पुराने अनूपगढ़ राज्य से बाहर बसा हुआ था। छोटा सा अंडर डेवलप्ड शहर था। पूछते पूछते वो एक छोटे से गेस्ट हाउस में पहुंच गए। शहर में कोई होटल तक नहीं था, बस कुछ छोटे मोटे गेस्ट हाउसेज ही थे जहां कभी कभार किले देखने आए टूरिस्ट ही ठहरते थे। उन्होंने 2 कमरे लिए, एक में लड़कियां और एक में लड़के चले गए। वहीं गेस्ट हाउस में नाश्ता करने के बाद सभी सो गए। बाद दोपहर लंच करने के बाद सभी नहा धोकर शहर की मार्केट की ओर निकल गए और किले के बारे में पूछताछ करने लगे। स्थानीय लोग वहां जाना तो दूर, उस किले के बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। घूमते घूमते वो एक चाय की टपरी पर रुककर चाय पीने लगे। वो चाय वाला शायद यूपी बिहार से आया कोई प्रवासी था। वरुण ने उसे पूछा, भैया, वो जो पहाड़ी पर किला है, हमें वहां जाना है, आपको पता है कि कैसे जाएं? चाय वाला आदमी बोला, इसके बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, शायद शरद आपको कुछ बता सके। हमारे ही गांव का है, यहीं पर काफी समय से है। यह बोलकर वो फोन पर किसी से बात करने लगा और फिर उनसे बोला, फोन कर दिए हैं, वो आ रहा है। कुछ ही देर में एक 30-32 साल का माध्यम कद काठी का एक आदमी उनके पास आकर बोलता है, क्या आप ही किले में जाना चाहते हैं? इस पर अजय बोला, हां, पर कैसे जाएं? किला तो काफी दूर पहाड़ी के ऊपर बना है। रोहित मन ही मन में सोच रहा था। पिछले हफ्ते 2 स्थानीय आदमियों की मदद से बड़ी मुश्किल से उसने वो तंत्र मंत्र का सामान वहां पहुंचाया था। तभी वो आदमी बोला, ठीक है साहब, हम ले चलेंगे, पर पूरा 2000 लेंगे। दिन के समय वहां पर जितना घूमना और फोटो सेल्फी लेना है ले लो, पर रात को किले से बाहर निकलना पड़ेगा, वहां पर कुछ है। इस पर वरुण कहता है, अरे शरद भाई, आप 2 की जगह 4 ले लेना, पर हमें जाना तो रात को है। दिन में तो सिर्फ टूरिस्ट जाते हैं, हमें तो रात को वहां एक्सपीरियंस करना है। शरद बोला, नहीं साहब, रात को वहां जाना ठीक नहीं। आप क्यों अपनी और अपने दोस्तों की जान खतरे में डाल रहे हैं? इस बार अजय बोला, देख शरद, वहां हमें तू ले चल या हम किसी और को ढूंढ लेंगे जो हमें रात को वहां ले चले। तो सोच ले,
मैं तुझे इस काम के 5,000 दूंगा। शरद बोला, रात को तो वहां पर आपको कोई भी नहीं ले जाएगा, चाहे आप 1,00,000 भी दे दो। हाँ, मैं आपको दिन के समय वहां पहुंचा दूंगा और दिन ढलने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा और अगले दिन सुबह आपको लेने आ जाऊंगा। चलेगा? अजय इस पर मान गया। तो तय हुआ कि सुबह 5 बजे ही वो किले के लिए निकल जाएंगे। वहां पहुंचने में करीब 5-6 घंटे लगेंगे। शाम ढलने से पहले शरद वहां से चला जाएगा और अगले दिन सुबह उन्हें लेने आ जाएगा। अजय ने शरद को 1,000 रुपए एडवांस में दे दिए। वहां से वो मार्केट में कुछ पैक्ड फूड, पानी और दूसरी जरूरत का सामान खरीदकर वापस अपने गेस्ट हाउस में आ गए। रात का डिनर गेस्ट हाउस में ही करके वो जल्दी ही सो गए। रोहित को तो जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो अगले दिन के बारे में ही सोच रहा था कि फाइनली अब वो ये प्रूव कर देगा कि वो फट्टू नहीं है, और वो सभी भी इस किले में डर गए थे। ये सोचते सोचते उसकी भी आंख लग गई। सुबह 4 बजे वरुण रोहित को जागता है, फट्टू उठना, 4 बज गए हैं, चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं जाकर लड़कियों को जगाता हूं। सभी जल्दी जल्दी तैयार होकर शरद की बताई हुई जगह पहुंच गए। शरद पहले ही उनका इंतजार कर रहा था। करीब 5:30 बज चुके थे और अभी तक अंधेरा था। सूरज की पहली किरण निकलते ही वो जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल बहुत ही घना था। शरद एक तेज लंबे चाकू से झाड़ियों को काटकर रास्ता बना रहा था। इस सर्दी के मौसम में भी चलते चलते उन्हें पसीना आ रहा था। 3 घंटे बाद जैसे तैसे जंगल को पार करके वो पहाड़ी के पास पहुंचे। दूर से तो पहाड़ी छोटी सी लग रही थी, लेकिन पास आने पर एकदम खड़ी चढ़ाई थी। उन्होंने पास में एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करते हुए सैंडविच और चाय ली और फिर पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया। सोनल ने गौर किया कि नीचे जंगल में बहुत से पेड़ और झाड़ियां उगी थीं, लेकिन पहाड़ी पर एक तिनका भी घास का नहीं उगा था, जो कि बहुत ही अजीब था। उसने अजय से बोला, देखो अजय, यहां इस पहाड़ी पर घास का एक तिनका भी नहीं उगा, वहीं पूरा जंगल पेड़ों और झाड़ियों से भरा पड़ा है। इस पर शरद कहता है, नहीं उगेगा मैडम। कुछ लोग इसे राजकुमारी उर्वशी का प्रकोप मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं राजा विजयराज और राजगुरु ने ही इस राज्य में सूखा लाया ताकि यह राज्य बर्बाद हो जाए। भगवान ही जाने सच क्या है। कुछ लोग राजकुमारी को देवी की तरह मानते हैं और कुछ उसे डायन कहते हैं। सच किसी को भी नहीं पता। बातें करते करते वो किले तक पहुंच गए। दोपहर के 1 बज चुके थे और अब उन्हें बहुत थकावट हो रही थी, तो किले के अंदर एक टूटे कमरे में उन्होंने चटाई बिछा दी और सभी वहीं बैठ गए। निशा और रोहित ने बैग से पैक्ड फूड निकाले और पोर्टेबल गैस स्टोव पर गर्म करने लगे। अजय, सोनल और वरुण किले के आसपास घूमने लगे। किले की छत से शहर साफ साफ दिख रहा था और दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। शरद वहीं एक दीवार से पीठ लगाए बैठा था। तभी सोनल ने आवाज लगाई कि खाना गर्म हो गया है। तीनों छत से उतर गए और सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद शरद बोला, साहब एक बार फिर से सोच लीजिए। ये जगह जो अभी बिल्कुल शांत दिखा रही है, अंधेरा होते ही बिल्कुल बदल जाती है। कुछ महीने पहले आपकी तरह एक नौजवान यहां आया था और रात को यहीं पर रुका। कहते हैं कि कई दिनों तक वो मानसिक रूप से परेशान रहा और रात को सोते हुए उठकर चीखने लगता था। यहां की शांति बस एक छलावा है। रात को ये जगह नर्क में बदल जाती है। ये सब सुनकर सभी थोड़ा घबरा गए, लेकिन अजय ने कड़क आवाज में कहा, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम ठीक हैं। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, ताकि अंधेरा होने से पहले तुम वापस शहर पहुंच जाओ। शरद बोला, जैसी आपकी मर्जी साहब। तभी शरद ने एक सफेद मोती अजय को दिया और बोलना जारी किया, ये सफेद मोती आपकी रक्षा करेगा। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो बस सच्चे मन से इस मोती को चूमकर प्रार्थना करना कि अगर आसपास कोई अच्छी आत्मा है तो वो आकर आपकी रक्षा करे। अजय ये सुनकर हंसने लगा, लेकिन उसने शरद का दिल रखने के लिए वो मोती अपने रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। दोपहर के 3 बज चुके थे। अजय 2,000 रुपए शरद को देते हुए कहता है, तुम अब जाओ, सुबह हमें लेने आ जाना। शरद उन सब से विदा लेकर चला गया। सभी दोस्त उठकर इधर उधर किले में टहलने लगे। किले की हालत बहुत ही जर्जर थी। कुछ दीवारें टूटी हुई थीं, कहीं कहीं पर दरारें थीं।
अंदर कमरों में काफी सीलन और एक अजीब तरह की महक थी। तभी वरुण ने जोर से आवाज लगाई, कम हियर गाइस। सभी दोस्त भागकर वहां गए। एक दीवार में कुछ दरारें थीं और वरुण उन दरारों से अंदर आंख लगकर देख रहा था। अजय भी दरार के अंदर झांकने लगा। अंदर एक तरह की बलि की बेदी बनी हुई थी, जहां पर शायद उन लड़कियों की बलि दी जाती थी। अजय उस कमरे में जाने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने चारों तरफ से देख लिया था, फिर अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, गाइस कुछ लीवर या बटन या फिर कुछ और ढूंढो। ये एक गुप्त कक्ष है, तो यहीं पर ही अंदर जाने का रास्ता होना चाहिए। सभी दोस्त दीवारों और आसपास ढूंढने लगे। निशा को एक ईंट कुछ अलग नजर आई। उसे अजय को बुलाया और अजय ने 2 ईंट दबा दी और कमरे में धूल मिट्टी का गुब्बार उड़ाते हुए एक दीवार अपने जगह से खिसक गई और उस कक्ष के अंदर जाने का रास्ता खुल गया। अंदर जमीन पर और दीवारों पर कुछ गहरे काले धब्बे थे, जो कि यकीनन सूखे हुए खून के थे। दीवारों पर कुछ अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वहीं एक डरावनी सी एक मूर्ति भी रखी हुई थी, जिसे देखकर सोनल डर गई। गाइस, अभी सिर्फ 4 ही बजे है। मेरे ख्याल में हमें शरद की बात मानकर यहां से निकल जाना चाहिए। क्यों फालतू में यहां रहने का रिस्क लें? सोनल से जोर देकर कहा। सोनल की बात सुनकर वरुण ने कहा, यार तुम भी फट्टू की तरह बोल रही हो। आज फट्टू तो चुप है और तुम बात बात पर डर रही हो। यह सुनकर अजय और निशा दोनों हंसने लगे। रोहित और सोनल बिल्कुल चुप रहे। तभी रोहित ने देखा कि इस कमरे में दीवारों पर काई जमी है और कुछ छोटी छोटी झाड़ियां भी उगी हुई हैं। बाकी पूरी पहाड़ी और किले में एक तिनका भी घास का नहीं था। उसने ये बात बाकी दोस्तों को बताई और सभी ये देखकर हैरान थे। सोनल अभी भी वापस जाने पर जोर दे रही थी। अब तो रोहित को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो पहले भी इस किले में आया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अंदर से तो अब वो भी डर रहा था, लेकिन अपने दोस्तों को डराने का दूसरा मौका शायद उसे कभी भी नहीं मिलता। अजय, वरुण और निशा ने वापस जाने से साफ मना कर दिया, तो सोनल और रोहित भी चुप हो गए। शाम के 5 बजते ही सूरज डूबने लगा और 6 बजते बजते पूरी तरह से अंधेरा छा गया। उन्होंने एक और चटाई बिछा दी और अपने साथ लाई हुई लाइट्स जला दी। अजय और सोनल साथ में लाया हुआ खाना गर्म करने लगे और वरुण ने आइस बॉक्स से बियर के कैन निकालकर सोनल के अलावा सभी दोस्तों की ओर बढ़ा दिए। सभी कैन खोलकर बियर पीते हुए बातें करने लगे। वरुण ने कहा, यार कुछ भी कहो, सर्दी में ठंडी बियर पीने का मजा कुछ और ही है, और वो भी किसी भूतिया जगह पर। सभी दोस्त हंसने लगे। अगर सच में कोई भूत आ गया तो फट्टू से पहले तेरी ही चीख निकलेगी। पता है मुझे तू कितना बहादुर है। निशा ने ताना मारते हुए वरुण से कहा। खाना गर्म हो गया था तो सभी दोस्त खाना खाने लगे। अचानक उन्हें एक हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई तेजी से वहां से निकला हो। आकाश में बादल छाए हुए थे और चांद और तारे नजर नहीं आ रहे थे। सचमुच काली रात थी। दूर शहर में रोशनियां जगमगा रही थीं। यहां से शहर और दूर छोटे बड़े गांवों का दृश्य साफ नजर आ रहा था। बातें करते करते रात के 9 बज गए। अभी तक उन्होंने कुछ भी डरावना महसूस नहीं किया था। रोहित अचानक अपनी जगह से उठा और 1 नंबर का बोलकर किले के पीछे चला। वहां दीवार के पास उसने तंत्र मंत्र का सामान छुपाया हुआ था। रोहित ने सबकी नजरों से बचकर एक सुनसान कोठरी में अनुष्ठान शुरू किया। लाल रंग का चूर्ण, 5 काले दिए और कुछ अजीब धातु के ताबीज और हड्डियां। रोहित धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। अग्नि सूक्तम, रुद्रम वंदे, तमसो मां प्रेताय स्वाहा, असतो मां मृत्युगमय, उर्वशीं जागरणं करोति, अशुभन नमः स्वाहा। मंत्रों का उच्चारण शुरू होते ही माहौल बदलने लगा। अचानक फर्श हिलने लगा। कमरे की हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। दियों की लौ नीली हो गई। दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। जमीन हिलने लगी। रोहित घबरा गया, पर उसे लगा यह सब सिर्फ उसका वहम है। फिर अचानक दियों की लौ बड़ी होकर अचानक बुझ गई। वो दौड़कर वापस अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गया। उसे इतना अंदाजा तो हो गया था कि उसने किले की आत्माओं को जाग दिया है, पर उसे यकीन था कि वो उन्हें कंट्रोल कर लेगा। तभी उस गुप्त कक्ष से कुछ सरसराहट सुनाई देती है। अजय जल्दी से अपने बैग से कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करता हुआ उस कक्ष की ओर बढ़ा।
बाकी दोस्त धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि अजीब भाषा में लिखी हुई पंक्तियां लाल रंग में चमक रही थीं और वो डरावनी मूर्ति अपने स्थान से गायब थी। जमीन और दीवारों पर सूखा काला खून अब फिर से लाल हो गया था, जैसे किसी ने कुछ समय पहले ही बलि दी हो। लड़कियां ये देखकर डर जाती हैं और निशा कांपती हुई आवाज में बोलती है, गाइस, ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो उस ब्लॉग में बताए हुए से भी ज्यादा डरावना है। शायद हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अजय सख्त आवाज में बोला, हम यही सब तो एक्सपीरियंस करने यहां आए हैं ना? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहां पर। तभी उन्हें बाहर जिस कमरे में वो पहले बैठे थे, वहां से कुछ आवाजें आती हैं। वो सब दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन ये क्या? उनका सारा सामान जैसे का तैसा छत पर चिपका हुआ था। छत पर ही चटाइयां बिछी हुई थीं। उनके बैग, पोर्टेबल गैस स्टोव, खाली डिस्पोजेबल प्लेटें और बाकी चीजें छत पर ऐसे थीं जैसे वो फर्श हो। यह देखकर सोनल की तो चीख ही निकल गई। अब तो अजय भी सकते में आ गया कि यह सब कैसे हो सकता है। तभी किले में पायल की आवाज गूंजने लगी। आवाज किस दिशा से आ रही थी ये तो पता नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि किले के चारों तरफ से यह आवाज आ रही थी। और अचानक पायल की आवाज थम गई और एक औरत के हंसने की आवाज आने लगी। सभी दोस्त हक्के बक्के से सभी और देख रहे थे कि उनका सारा सामान छत से उतरकर जमीन पर गिर गया। वरुण अजय की ओर देखते हुए बोला, अज्जू, यहां पर सच में ही भूत हैं। अब हम क्या करें? अजय उसे चुप रहने का इशारा करके इधर उधर देखने लगता है, जैसे कि कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसे ऐसा लगा कि दीवारों के अंदर कोई चल रहा है। फिर अपने दोस्तों की ओर देखकर बोला, यहां पर सब कुछ सच में हो रहा है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी दीवारों से धीमी मगर भयानक हंसी गूंजने लगी। सबका खून जम गया। अचानक अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आई। निशा ने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई और देखा एक जली हुई परछाई, लाल आंखें, फटी हुई लाल साड़ी और उसके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं थी। राजकुमारी उर्वशी जाग चुकी थी। निशा चीख पड़ी और मानो उसका शरीर पत्थर के जैसे सख्त हो गया। अजय ने उसका हाथ पकड़कर वहां से खींचा और सभी दोस्त किले के गेट की ओर भागने लगे। किला अब जीवंत लग रहा था। दीवारों की दरारों से खून टपकाने लगा। किले की छतों से हाथ निकलने लगे और चारों तरफ से भयानक हंसने की आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ हंस रहे हों। दूर उन्हें किले का गेट दिखाई दिया और सभी उस ओर भागने लगे। और जैसे ही गेट के सामने पहुंचे, वहां पर राजकुमारी के अंगरक्षकों की टुकड़ी हाथों में भाले तलवार लिए खड़ी थी। जले हुए सड़ते हुए शरीर में वो अंगरक्षक बहुत ही भयानक लग रहे थे। वी आर सो डेड, वरुण ने निराशा के स्वर में कहा। तभी रोहित आगे बढ़ता हुआ बोला, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम हमें यहां से जाने दो। फट्टू क्या कर रहा है? सोनल ने उसे पीछे खींचते हुए कहा। उन अंगरक्षकों पर जैसे रोहित के कहने का कुछ असर नहीं हुआ। तभी पीछे से राजकुमारी उर्वशी के बोलने की आवाज आई, ये मेरे सिवा किसी और का आदेश नहीं मानते। तुम्हें क्या लगा कि तुमने हमें जगा दिया है तो अब हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे? तुम्हारा हर आदेश मानेंगे? और राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी और फिर बोली, हमें जगाने के लिए धन्यवाद, पर तुम भी यहां अपने दोस्तों के साथ ही मरोगे। सभी दोस्त हैरत से रोहित की ओर देखने लगे। क्यों रोहित? अजय हैरानी से बस यही पूछ सका। रोहित ने रोते हुए कहा, यह सब तुम सबकी वजह से हुआ है। 12 साल का था मैं उस समय। मैं क्या, अगर कोई बड़ा आदमी भी मेरी जगह होता तो वो भी डर जाता? अरे, डर के मारे मेरा पेशाब निकल गया था। बच्चा था मैं। मुझसे माफी मांगने की जगह तुम लोगों ने मेरा मजाक बना दिया। हर बार तुम लोग जब भी मुझे फट्टू बोलते थे, अंदर तक हर्ट होता था। मैंने यह सोचकर सारा प्लान बनाया, एक बार तुम सबको डरा दूंगा और तुम सब मुझे फट्टू बोलना बंद कर दोगे। सभी दोस्तों की बहुत गिल्टी फील हुआ। वरुण ने आगे बढ़कर रोते हुए रोहित को गले लगा लिया और बोला, माफ कर दे यार, यह सब मेरी गलती है। सभी दोस्तों की आंखें नम हो गईं। मैं तो भावुक हो गई। सभी दोस्त जैसे ये आवाज सुनकर नींद से जागे। राजकुमारी उर्वशी ने भयानक आवाज के बोलना जारी रखा,
अगर तुम सब रात्रि के अंतिम पहर खत्म होने तक जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम जहां चाहो इस किले में छुप जाओ, और अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो खेल खत्म। यह सुनते ही पांचों दोस्त किले के अंदर भाग गए। निशा बोली, हम सब मरने वाले हैं। यह किला भी उसी चुड़ैल का है और उसे इसके चप्पे चप्पे के बारे में पता है। अब हम क्या करें? अगर मारना ही है तो क्यों ना लड़ते हुए मरे, और वैसे भी अजय का दम निकालने के लिए दम चाहिए। अजय बोला। सोनल हंसते हुए बोली, क्या अज्जू ऐसे टाइम पर भी कैसे पकाऊ डायलॉग मार रहा है? सभी दोस्त हंसने लगे। मौत की मुंह में भी होते हुए ये उनकी जिंदा दिली ही थी कि वो अभी भी हंस रहे थे। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक दीवार से कुछ हाथ निकले और वरुण को पकड़ लिया। निशा जोर से चिल्लाई और वहां से भागने लगी। अजय, सोनल और रोहित वरुण को पकड़े खींचने लगे। सोनल चीखती हुई कमरे से बाहर भाग गई। भागते भागते वो किले के उस पिछले हिस्से में पहुंच गई जहां पर कुछ समय पहले रोहित ने अनुष्ठान किया था। वहां पर बिखरी हुई हड्डियां और बाकी सामान देखकर निशा और भी घबरा गई। इतने में उसे पायल की आवाज अपनी ओर बढ़ती हुई सुनाई दी। वो दीवार के पीछे छुप गई और लगभग अपनी सांसें रोककर खड़ी हो गई। तभी उसे छत पर कुछ सरसराने की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो उसे कोई साया सा दिखाई दिया। जब उसने टॉर्च जलाई, उर्वशी छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा ठीक निशा के चेहरे के सामने था और उसकी आंखें भयानक लाल रंग में चमक रही थीं। उस चुड़ैल ने अपना मुंह खोला और देखते ही देखते उसका जबड़ा खुलता ही चला जा रहा था। उसके बड़े से जबड़े में निशा का पूरा सिर समा गया और उसने तेजी से अपना जबड़ा बंद कर लिया। उसके तेज दांतों से निशा की सिर धड़ से अलग हो गया। कितना घिनौना दृश्य था। निशा का सिर अपने दांतों के दबाए छत पर छिपकली की तरह से रेंगते हुए वो बाकी दोस्तों के पास उस कमरे में पहुंची जहां अजय, रोहित और सोनल वरुण को दीवार से निकले उन हाथों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। सभी दोस्तों ने जब ऊपर छत की ओर देखा तो वो चुड़ैल किसी कुत्ते की तरह अपने दांतों में निशा का सिर दबाए हुए छत से चिपकी हुई थी। अचानक उसने वो सिर अपने मुंह से थूक दिया और निशा का सिर किसी फुटबॉल की तरह लुढ़कता हुआ सोनल के पैरों के पास गिर गया। सोनल ने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकी। किसी तरह से उन्होंने वरुण को उन हाथों के शिकंजे से छुड़ाया और वहां से भाग गए। उर्वशी किसी वहशी पागल की तरह हंसने लगी। सोनल अजय से बोली, शरद ने जो मोती तुम्हें दिया था वो निकालो। अजय ने वो मोती अपनी जेब से निकला और वो उस मोती से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें बचाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वरुण बोला, यह सब अंधविश्वास है, हमें अपनी जान खुद ही बचानी होगी। तभी दूर अंधेरे में उर्वशी की ठंडी लेकिन भयानक आवाज सुनाई दी, जान तो छोड़, तू अपनी चमड़ी तो पहले बचा। ये बोलना ही था कि उस चुड़ैल ने अपनी उंगलियों से कुछ इशारा किया। जी वरुण जमीन पर गिर गया और कोई अदृश्य शक्ति उसके पांवों को पकड़े घसीटते हुए चारों ओर किले के ऊबड़ खाबड़ फर्श पर घुमाने लगी। वरुण जोर जोर से चिल्ला रहा था। अजय ने छलांग लगाकर वरुण के हाथों को पकड़ लिया, लेकिन वो शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि अजय भी वरुण के साथ घसीटने लगा। अजय ज्यादा देर तक वरुण को पकड़ नहीं पाया और उसके हाथ छूट गए। वो शक्ति वरुण को किले में हर जगह घसीटते हुए ले जा रही थी। पूरा किला वरुण की चीखों की आवाज से गूंज गया। पहले वरुण की जैकेट, फिर अंदर की शर्ट और जीन्स तार तार होके फट गईं। अब वरुण की चमड़ी फर्श पर घिस रही थी और खून निकलने लगा। चमड़ी के घिसते ही अंदर की मांसपेशियों के घिसने के बाद उसकी हड्डियां तक बाहर आने लगी। वरुण बस दर्द से चीख रहा था और बाकी दोस्त उसे बस मारता हुआ देख रहे थे और कुछ भी नहीं कर सके। धीरे धीरे वरुण की आवाज कमजोर पड़ने लगी और किले का पूरा फर्श खून से सन गया था, जैसे किसी ने खून से पोछा लगाया हो। और फिर वरुण की आवाज बंद हो गई और उस शक्ति ने वहीं सभी दोस्तों के सामने वरुण को फेंक दिया। वरुण का आधा शरण जमीन से रगड़ने के कारण घिस गया था। उसकी आंखें डर के मारे फटी हुई थीं और उसका आधा चेहरा भी घिस गया था। सोनल अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोहित भी रो रहा था। फिर रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मैंने जगाया है, तुम मुझे मार दो, पर मेरे दोस्तों की बख्श दो। जो सजा देनी है मुझे दो। चुड़ैल रूपी राजकुमारी चलकर
रोहित के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अभी तो मुझे इस खेल में मजा आने लगा है और तुम खेल रोकने की बात कर रहे हो? लेकिन घबराओ मत, अगला शिकार तुम ही हो। ये बोलकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। तीनों दोस्त वरुण की बाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन वरुण के प्राण पाखेरु तो कब के उड़ चुके थे। अजय बोला, यह सब मेरी ही गलती है। ना मैं यहां आने की जिद करता और ना आज निशा और वरुण इस तरह मारे जाते। लेकिन उस सुप्त आत्मा को तो मैंने ही जगाया है ना, रोते हुए रोहित बोला। तीनों दोस्त वहीं एक कोने में जमीन पर बैठ गए। शायद अब उनमें और चलने या खड़े रहने की ताकत नहीं बची थी। तभी सोनल को अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी अपने पैरों पर डाली। वहां सब तरफ असंख्य सांप थे। रोहित को सांपों से बहुत डर लगता था। सांप के रेंगने से उसके मन के अंदर अजीब सी कंपन होती थी, पर यहां तो हजारों सांप रेंग रहे थे। सोनल ने धीरे से अजय को उठाया। रोहित की शायद आंख लग गई थी। अजय को पता था कि अगर रोहित ने सांपों को देख लिया तो वो पैनिक करेगा। उसने इशारे से रोहित के हाथ पकड़ने के लिए सोनल को कहा। रोहित अचानक उठ गया और अजय ने उसे दूसरी ओर खींचना शुरू कर दिया। तभी रोहित के हाथ से लगकर वो टॉर्च जमीन पर लुढ़क गई और रोहित ने रोशनी में सैकड़ों सांप देखे तो वो अजय और सोनल से हाथ छुड़ा, दूसरी तरफ भाग गया और उस गुप्त कक्ष से हल्की रोशनी आ रही थी तो रोहित उसी ओर भाग गया। वहां कमरे में सब ठीक ठाक था, कोई सांप नहीं, कोई खतरा नहीं। उसने कक्ष के प्रवेश पर खड़े हुए अपने दोस्तों को अंदर आने को बोला। अजय ने चीख कर कहा, रोहित वहां से बाहर निकल। तभी वो चुड़ैल राजकुमारी छिपकली की तरह छत पर रेंगते हुए उस कक्ष में आ गई और अचानक वो गुप्त दीवार बंद होने लगी। सोनल ने जोर से कहा, रोहित वहां से हट, दीवार बंद हो रही है, बाहर आ जा। लेकिन रोहित तो सांपों के डर से बाहर आने को तैयार नहीं था और जब तक उसे गुप्त दीवार के बंद होने का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल उसका सिर पकड़ लिया और रोहित का सिर बंद होती हुई दीवार के अंदर फंस गया। रोहित सिर छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। अजय रोहित की तरफ भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीवार के दबाव से रोहित का सिर एक तरबूज की तरह फट गया। दीवार फिर से खुल गई। चुड़ैल छत से नीचे कूदी और किसी कुत्ते की तरह जमीन से रोहित का कुचला हुआ दिमाग चाटने लगी। वहीं पास में रोहित की एक आंख, जो दबाव के कारण उसके चेहरे से निकलकर जमीन पर गिर गई थी। चुड़ैल ने उसे उठाया और अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। यह देखकर सोनल चीख पड़ी, क्यों ये घिनौना खेल हमारे साथ खेल रही हो? एक बार में ही क्यों नहीं मार डालती हमें? खूनी चुड़ैल जोर से हंसी, जैसे उसे सोनल के ऐसे तड़पने से मजा आ रहा हो। वह दीवार पर मकड़ी की तरह से रेंगते हुए छत पर चढ़कर फिर से अंधेरे में गायब हो गई। सोनल फूट फूट कर रोने लगी तो अजय ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर सोनल को दिया। तभी वो सफेद मोती उसकी जेब से निकलकर जमीन पर गिर गया। अजय ने वो मोती उठाया और सोनल से बोला, अगर ये मोती किसी काम का नहीं था तो शरद ने ये हमें दिया ही क्यों? सोनल ने मोती अपने हाथ में लिया और कुछ सोचने लगी और तभी कुछ याद करके बोली, शरद ने कहा था कि सच्चे मन से इस मोती से मदद मांगना, लेकिन जब हमने मदद मांगी ना तो हमने सच्चे मन से प्रार्थना की और न ही हमें इस मोती की शक्ति पर कोई विश्वास था। शायद यही कारण होगा कि इस मोती की शक्तियों ने कोई असर नहीं दिखाया। शायद हमें पूरे विश्वास और सच्चे मन से मदद मांगनी चाहिए। सोनल का इतना कहना ही था कि चारों तरफ उस चुड़ैल की हंसी फैल गई, जैसे वो उनके चारों तरफ गोल चक्कर में घूमकर हंस रही हो, और एक हवा के झोंके की तरह उसने सोनल को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया और भयानक आवाज में बोली, ठीक कहा तूने, पर बहुत देर से समझी। भगवान या कोई भी ईश्वरीय शक्ति तुम्हारी सहायता तब तक नहीं कर सकती जब तक तुम्हारे मन में पूर्ण विश्वास न हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है और मारने के लिए तैयार हो जाओ। अजय सोनल को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी राजकुमारी की अंगरक्षकों ने अजय को पकड़ लिया। चुड़ैल ने अपने नाखून सोनल के गले में गाड़ दिए और गले से बहते हुए खून को छाटने लगी। सोनल का मन घृणा से भर गया। चुड़ैल ने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया और एक अंगरक्षक ने तलवार अजय के आर पार कर दी। सोनल ये देखकर चीख पड़ी
और उसने मोती को अपनी मुट्ठी में जोर से दबा लिया। फिर उस मोती को चूमा और रोते हुए सच्चे मन से कहा, जो भी अच्छी आत्मा या दैवीय शक्ति हमारे आसपास हो, कृपया हमारी मदद करें। अंगरक्षक ने एक भाला अजय की छाती में उतरना शुरू कर दिया। सोनल की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी एक तेज प्रकाशपुंज अंधेरे का सीना चीरते हुए वहां प्रकट हुआ। यह राजगुरु जी की आत्मा थी। उनके तेज से ही अंगरक्षक राख में बदल गए और उन्होंने सख्त आवाज में कहा, छोड़ दे इसे, अब तेरा अंत आ गया है। मैंने तुझे पहले भी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अब मैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगा। चुड़ैल सोनल को वहीं छोड़कर राजगुरु के ऊपर टूट पड़ी। लेकिन यह क्या? राजगुरु को छूते ही उस चुड़ैल का एक हाथ जल गया। राजगुरु के हाथ से रोशनी में जगमगाता हुआ एक पाश छूटकर उस चुड़ैल के गले में फंस गया और वो चुड़ैल पूरी ताकत के साथ उसे छुड़ाने लगी और गुर्रा कर बोली, मुझे जाने दे राजगुरु, मैं वादा करती हूं मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राजगुरु बोले, मैं क्या इतना मूर्ख हूं जो तुझ जैसी मक्कार पर विश्वास कर लूंगा। तभी वहां रोशनी का एक बड़ा घेरा प्रकट हुआ और राजगुरु अपने पाश को चुड़ैल के गले में डाले घसीटते हुए उस घेरे की ओर बढ़ने लगे। राजगुरु और उस चुड़ैल के इस घेरे के अंदर जाने के बाद वो घेरा वहां से गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। सोनल भागती हुई अजय के पास गई। अजय की सांसें अभी भी चल रही थी। उसने टाइम देखा तो सुबह होने को ही थी। सोनल ने अजय के जख्मों को एक कपड़े से बांध दिया, फिर अजय का सिर अपनी गोद में रखा और वहीं दीवार से पीठ टिकाए आंखें बंद कर लीं। उसकी नींद शरद के हिलाने से खुली। मैडम उठिए। सोनल ने आंखें खोली तो शरद उसके सामने खड़ा था। उसने जल्दी से अजय को देखा। वो अभी भी बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। ये सब क्या हुआ मैडम? शरद ने सोनल से पूछा। सोनल के होठों से बस डॉक्टर निकला और वो बेहोश हो गई। शरद ने उस चाय की टपरी वाले अपने दोस्त को फोन किया और वो कुछ लोगों और पुलिस को लेकर वहां पहुंचा। वहां का नजारा देख सभी लोग डर से कांप गए। हर जगह खून और 3 दोस्तों की कटी फटी लाशें पड़ी थीं। सभी लोग मिलकर सोनल और अजय को पहाड़ी से नीचे लाए और हॉस्पिटल में दाखिल किया। अगले दिन सोनल को होश आया और उसने अजय के बारे में पूछा तो डॉक्टरों ने उसे बताया, अजय की हालत अभी बेहतर है, लेकिन उसे ठीक से अच्छा होने में महीनों लग सकते हैं। पुलिस ने सभी दोस्तों के माता पिता को फोन करके वहां बुला लिया था। सोनल ने वहां किले में जो भी घटा सबको बता दिया। यह सब यकीन करना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके पास कोई और एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी कि कैसे कोई निशा रोहित और वरुण को ऐसे मार सकता है। कुछ महीनों बाद जब रोहित चलने के लायक हुआ तो वो सोनल से मिला। जो कुछ हुआ उसके बाद सोनल ने अपनी शादी कुछ महीनों के लिए टाल दी। दोनों अपने मरे हुए दोस्तों को याद कर रहे थे। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि बचपन में रोहित के साथ किए एक मजाक की कीमत 3 दोस्तों की जिंदगी से चुकानी पड़ी। सोनल ने भविष्य में अजय से कभी भी ना मिलने का फैसला किया ताकि वो इस दर्दनाक हादसे को भूलने की कोशिश कर सके। एक दूसरे को अलविदा कहकर वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाए। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई भूतिया अनुभव हुआ है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब हम इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि जल्द एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।